हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रियंका सरकार। एंड इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट 1 ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी इम्यूनोलॉजी के यूनिट 1 के समरी को डिस्कस करूँगी। समरी का मतलब ही वो पूरा चैप्टर का एक रिकैप, यानी पूरे चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आपको एक बार एग्ज़ाम के पहले जो दिमाग में थोड़ा सा ओवरव्यू करके जाना होता है, आई थिंक इस समरी से आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसलिए मैं एग्ज़ाम के पहले कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट समरी के थ्रू आपको वो रिवीजन में दे दूँ। बाकी क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे उतने मैं अपलोड कर दूँगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि इम्यून सिस्टम इज़ अ डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द एनिमल अगेंस्ट अटैक बाय पैथोजन एंड कैंसर। ऑफ कोर्स, तो ये लाइन आपको क्या बता रहा है कि इम्यून सिस्टम क्या है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, किसी भी तरह के पैथोजन के अटैक से उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये सिर्फ नॉट ओनली इन ह्यूमन बल्कि इन एनिमल्स ऑल्सो, सब में। इनफैक्ट प्लांट्स में भी ऐसा होता है। प्लांट्स में भी प्रोटेक्शन होती है कि उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है पैथोजन से। पर यहाँ हम एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं। द बॉडी हैज़ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। द इनेट इम्यून सिस्टम इवॉल्व अर्लियर एज इट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स, अर्थवर्म एंड इंसेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स। देखो, वहाँ बता रखा है कि इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इनेट का मतलब जो चीज़ बाय बर्थ हो, एंड एक्वायर्ड का मतलब होता है जो चीज़ हम हमारे लाइफस्टाइल के थ्रू गेन किए हुए होंगे। मतलब कि जो हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी लिविंग स्टाइल के बेसिस पे अगर हमें कोई इन्फेक्शन पकड़ा तो वो हो गया हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स एक्वायर्ड वो हमारा बर्थ के बाद में हो रहा है, और जो बर्थ से ही होगा उसको बोलते हैं इनेट। यहाँ पे ये भी टर्म यूज़ किया गया है कि इनेट इम्यून सिस्टम इवॉल्व अर्लियर एज इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स में भी होता है, तो उसी तरह से ये होता है प्लांट्स में भी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी यूनिक फीचर होगा वर्टिब्रेट्स का, यानी वर्टिब्रेट्स में ये चीज़ एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यून सिस्टम हैज़ टू मेजर एक्टिविटीज़, नेमली द रिकॉग्नाइजेशन एंड द रिस्पॉन्स। मतलब इम्यून सिस्टम में दो मेजर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन करना, एंड दूसरा होता है रिस्पॉन्स करना। देखो, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब हो गया पहचानना। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी को अटैक करता है ना, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है कि बॉडी में उसके जो अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रिपेयर रहता है। या तो बॉडी प्रिपेयर कर लेता है या तो ऑटोमेटिकली वो रहता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में फाइट कर सके। तो अब वो जो तुम्हारा एंटीजन आया, अब उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी फाइट करेगा, तो उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन तो ज़रूरी है ना। जब वो रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो वो फाइट करेगा, तभी तो पहचानना। तो इसलिए सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करता है एंड देन उसके बाद में रिस्पॉन्स करता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि दो मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं। Next is the innate immunity is the first non-specific line of defense of the body present from the time of birth, whose component are present before the initiation of infection. अब जो innate immunity है वो non-specific line of defense होता है, मतलब time of birth से ही present है, present from the time birth, जिसका component बिफोर द इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी हमें इन्फेक्शन हुआ भी नहीं, उसके पहले से ही जो है प्रोटेक्शन बॉडी में बना हुआ है कि इन्फेक्शन पकड़े और हम उसके अगेंस्ट फाइट करें। दैट विल बी कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि हाँ, वो बिफोर बर्थ होता है। दूसरा है आपका फॉरेन पैथोजन एंड एंटीजन्स आर सेलेक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। फॉरेन पैथोजेंस एंड एंटीजन्स सेलेक्टिवली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, एंड देन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी थ्रू आउट द लाइफ स्पेन हमें एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब वो लिविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जो इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी क्रिएट किया, तो डेफिनेटली लिविंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जगह जगह पे जाएंगे तो हमें अलग अलग पैथोजेंस मिलेंगे, अलग अलग डिजीज से हम वी कैन गेट इन्फेक्टेड टू अदर काइंड ऑफ डिजीजेस। तो उसके अकॉर्डिंगली जो होगा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। तो वो रिस्पॉन्स जो है फॉरेन पैथोजेंस एंड एंटीजन्स का सिलेक्टिवली रिकॉग्नाइज करके होता है। अब है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम फर्दर हैज ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि आपका जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला वाला हो गया ह्यूमरल एंड दूसरा वाला हो गया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
Self and non-self recognitions are important features of immune system. Self and non-self recognition, हाँ, तो आपके इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर बता रहा है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के रिकग्नाइजेशन है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, क्योंकि अगर उसको ये रिकग्नाइजेशन नहीं हुआ कि कौन सा उसका अपना सेल है, कौन सा पराया सेल है, मतलब कौन सा सेल्फ सेल है एंड कौन सा नॉन सेल्फ सेल है, तो फिर तो वो अपने ही सेल को मतलब अपने ही सेल को इफेक्ट कर देगा। उसको अटैक किसको करना है? नॉन सेल्फ सेल को, जो फॉरेन एंटीजन्स है, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमें अटैक मतलब डिजीज़ कॉज कर सकता है, उसे फाइट उसके अगेंस्ट करना है। अगर वो रिकग्नाइज नहीं कर पाया तो क्या होगा? वो सेल्फ सेल को भी डैमेज कर देगा, वो सेल्फ सेल के साथ भी फाइटिंग कर लेगा। ऐसे में फिर हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि हमारा खुद का सेल खुद के लिए ही डेंजरस बन गया। खुद जैसे होता है ना कि ऐसे बंगाली में मुझे पता है ये चीज़, कई बार क्या होता है कि अपने ही सबसे ज़्यादा डेंजरस अपने ही खुद के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं देन कंपेरेटिव टू अदर वन, यानी हमें खतरा घर में ही होता है, बाहर वालों से कम और घर वालों से ही ज़्यादा खतरा। तो उस टाइप का सिचुएशन फिर हो गया, मतलब कि वो अपने ही सेल को इनगल्फ करेगा, अपने ही सेल को हार्म कर रहा है, तो यानी कि वो बाहर के सेल को अटैक करने की बजाय अपने ही सेल को अटैक कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। बाहर वाले से तो बचा जा सकता है लेकिन खुद से नहीं बचा जा सकता है। मान लो कोई इंसान अगर है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, जिसको कोई मारना चाह रहा है, कोई उसके पीछे पड़ा हुआ उसको मर्डर करना चाह रहा है, तो उस इंसान से वो बहुत तरीक़ों से बच सकता है। अपने परिवार के बीच रहेगा, पुलिस है, बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ हैं, हम उस इंसान को बचा के रख सकते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर खुद का लाइफ खुद ही ख़त्म करना चाहे, यानी ऐसा करना तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो वो अपना जो खुद का लाइफ के साथ में खुद जो है ख़राब कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ खुद देना चाह रहे हैं। तो वैसे इंसान को हम बचा पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई आपको मारना चाह रहा है, हम वैसे इंसान को बचा सकते हैं, पर कोई इंसान अगर खुद को ही मारना चाह रहा है, उस इंसान को बचाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से यहाँ पे होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल, यानी कोई दूसरा एंटीजन होगा, बाहर का फॉरेन पार्टिकल होगा, तो उसको मारे तो ठीक है, लेकिन अगर खुद के ही सेल को मारने लग गया, इनगल्फ करने लग गया, तो फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसलिए रिकग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी है आपके जो पॉइंट्स, The ability of T and B cell to ignore the tolerant self antigen is called as immunological tolerance। तो ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखना। कई बार वन वर्ड वगैरह क्वेश्चंस जो आते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है आपका, एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें फिर अब ब्लैंक्स भी रहता है, ट्रू फॉल्स भी रहता है, वन वर्ड टाइप का रहता है, और एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको टर्म दिया जाता है, उसके डेफिनेशंस आपको लिखने होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड दैट इज़ द इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। ये इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ टी एंड बी सेल, यानी टी सेल और बी सेल का एबिलिटी टू इग्नोर एंड टॉलरेट द सेल्फ एंटीजन इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। द एबिलिटी ऑफ टी एंड बी सेल, यानी टी एंड बी सेल का एबिलिटी ताकि वो इग्नोर करे या टॉलरेट करे सेल्फ एंटीजन को। द एबिलिटी ऑफ टी एंड बी सेल टू इग्नोर और tolerate the self antigen is called as immunological tolerance. Now the second one is clonal selection. Clonal selection का मतलब क्या हुआ? Theory states that each lymphoid expresses antigen specific membrane receptor that is specific to a particular antigen, and it provides a mechanism for the generation of a diverse antibody specificities। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला, एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होता है। कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी कोई भी एंटीजन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा, वो स्पेसिफिक होगा, है ना। तो उसी को हम बोलेंगे कोलोनल सिलेक्शन थ्योरी। मतलब कोलोनल सिलेक्शन थ्योरी में यही बोला गया था कि ईच lymphocyte expresses antigen specific membrane receptor and that is specific to a particular antigen। नेक्स्ट क्या है? TH, जो कि हेल्पर टी सेल्स होता है, एंड उसके बाद TC साइटोटॉक्सिक सेल्स। दो सब पॉपुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट का दो सब पॉपुलेशन है, एक तो आपका हो गया TH और दूसरा हो गया TC। हेल्पर सेल्स रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन MHC1 कॉम्प्लेक्स को विच रेगुलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स बाय सिक्रेटिंग द साइटोकाइनिन्स। ना
cytotoxic cells, T cells, display cytotoxic activity by recognizing the antigen MHC1 molecule. ठीक है, दूसरा पॉइंट है एंडोजेनस एंटीजन आर डिग्रेडेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर डिस्प्लेड विद MHC1 मॉलिक्यूल. मतलब एंडोजेनस एंटीजन डिग्रेडेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड डिस्प्लेड होता है MHC1 मॉलिक्यूल के साथ में. एक्सोजेनस एंटीजन्स आर phagocytosed by antigen presenting cells and they are broken down to smaller fragments. So these fragments are then displayed on the surface of MHC1 MHC2 molecules. So exogenous antigen के बारे में बताया गया है कि ये phagocytosed होते हैं एंटीजन के द्वारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा, एंड उनको फिर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. और ये हर छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, हर फ्रेगमेंट्स होता है वो डिस्प्ले कहाँ होता है, MHC2 मॉलिक्यूल के सरफेस पे डिस्प्ले होता है. तो ये जो सारे मैं अभी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले लेना है. ग्रेजुएशन है, इम्यूनोलॉजी इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बट ग्रेजुएशन है तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे अलग आपको मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पे अलग मिलेंगे. बट इट डजंट मीन कि आप नर्वस हो जाओ. देयर इज़ आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न ऑफ नर्वसनेस, क्योंकि जो आप 11-12 में पढ़े हो आप उसी से रिलेट करके भी आंसर्स लिख सकते हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे इतना डिटेल ही जाना है. जो आपका नॉलेज है आप उस नॉलेज के बेसिस पे उस लिख सकते हो, और कोशिश करना खुद से बना करके लिखने का. जितना कुछ आप समझ रहे हो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो. ऐसा नहीं कि हम बुकिस लैंग्वेज में जा करके लिख दिए. जब हम बुकिस लैंग्वेज में लिखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम 500 to 1000 वर्ड्स वहाँ पे लिखें. लेकिन जब आप खुद से बना करके लिखोगे तो यू कैन गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ दैट, एंड आपका 1000 से 2000 वर्ड्स भी इट विल नॉट बी अ बिग डील. सो अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना. उसके बाद में देखो अब क्या है, द किलिंग ऑफ एंडोजेनस पैथोजन अकर्स बाय द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड दैट ऑफ एक्सोजेनस एंटीजन अकर बाय द ह्यूमरल सिस्टम. अभी हमने आपको बताया कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ह्यूमरल सिस्टम, दूसरा होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. तो जो ह्यूमरल सिस्टम होता है उसका काम होता है एक्सोजेनस एंटीजन. एक्सोजेनस एंटीजन उसका काम होता है किल करना उसको, मतलब कि एंडोजेनस पैथोजन को जो एंडोजेनस पैथोजन है उसको करेगा किल कौन, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. इसको आप CMI भी बोल सकते हो. और दूसरा जो एक्सोजेनस एंटीजन है उसको कौन करेगा किल, उसको करेगा ह्यूमरल सिस्टम. यानी कि जो आपका एंडोजेनस पैथोजन होगा उसको CMI किल करता है, और जो आपका एक्सोजेनस एंटीजन होगा उसको ह्यूमरल सिस्टम किल करता है. और आपके SAQ आई थिंक 1 या 2 में इसका फिल अप द ब्लैंक्स दिया हुआ है. आप देखना इसका फिल अप द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म और एन इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन कॉज डिजीज. ऑफ कोर्स इट इज़ आई थिंक दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम क्लास 8 जो आप सबको पता होगा. इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है कि पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, और वो जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो जो डिजीज़ कहलाता है, यानी उससे डिजीज़ होता है. And the last one is there are several human pathogens like bacteria, fungi, protozoa, viruses and the parasitic worms. तो जो पैथोजेंस होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि भाई पैथोजेंस बोलते किसको है, तो सबसे पहले तो पैथोजेंस उनको बोलते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ कॉज कर सके, यानी डिजीज़ कॉजिंग क्षमता जिसके अंदर हो उसको बोलेंगे पैथोजन. अब वो पैथोजन कौन कौन हो सकता है, तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, और पैरासाइटिक वर्म्स हो सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग कौन कौन हो सकता है. बैक्टीरिया हो सकता है, एक सेकेंड, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजी हो सकता है, प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड द पैरासाइटिक वर्म्स. बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड द पैरासाइटिक वर्म्स. बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआंस, वायरसेस. बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआंस, वायरसेस एंड द पैरासाइटिक वर्म्स. ये जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस रिपीटिशन का फ़ायदा यही है कि आप अगर सुबह उठे कोई लोड नहीं लेना है कि बुक खोल करके हम एग्ज़ाम हॉल में भी जाकर बाहर भी बुक पढ़े जा रहे हैं. विदाउट टेकिंग दिस काइंड ऑफ लोड आप इस लेक्चर को ऐसे चला करके मॉर्निंग वॉक 1 घंटा का अगर कर लो सुनते हुए, देन आई थिंक आपको ये बस सुन करके ये होता है ना कि विदाउट आँखों को प्रेशर दिए एकदम जो ऑडियो रिवीजन वो हो जाएगा. एंड कार पे जाते हुए भी आप सुन सकते हो, एंड दैट विल बी आई थिंक द बेस्ट मोड ऑफ रिवीजन, जो मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करें. थैंक यू एवरीबॉडी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के समरी डिस्कशन के साथ में. फॉर दैट स्टे ट्यून टू दिस चैनल
and don't forget to like, share and subscribe.